जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत आज हम लोग अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए क्या दिया हुआ है। किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है। कोई खुला मैदान है और उस खुले मैदान में कोई मोटर चालक कोई गाड़ी होगी, गाड़ी को भी सामान्यतया मोटर लोग कह देते हैं। तो मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद बाईं ओर 60 अंश के कोण पर मुड़ जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, 500 मीटर के बाद हम मान लेते हैं कि वह गाड़ी चलाने वाला बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर रहा है और 500 मीटर चलता है। 500 मीटर चलकर बी पर पहुंचता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ जाता है तो बी से सी पर पहुंच जाएगा और सी पर पहुंच करके फिर वह 500 मीटर की दूरी तय करके सी पर पहुंचेगा। अब फिर वहां से बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर ये जो है 500 मीटर फिर दूरी तय करेगा। अब फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर यहाँ ये 500 मीटर दूरी तय करेगा। फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर 500 मीटर की दूरी तय करेगा और फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर 500 मीटर की दूरी तय करके जहाँ से चला था वहाँ आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। और ये देखिए, यह प्रत्येक जगह 60 अंश के कोण पर मुड़ रहा है। यहाँ जो बनने वाला कोण है ये हर जगह बनने वाला कोण 60 अंश का है। ये प्रश्न में कहा जा रहा है ये 60 अंश का, ये भी 60 अंश का और ये भी 60 अंश का। वह 60 अंश के कोण पर अपने बाइक को मोड़ रहा है। अब देखिए क्या है, किसी दिए हुए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का देखिए तीसरा मोड़ कौन होगा, ध्यान दीजिए। यह ए से चलना शुरू किया है, तो ये जब ए से चलना शुरू किया है तो तीसरा मोड़ जो होगा यह देखना है कि तीसरा मोड़ कहाँ होगा। तो ये देखिए, यह पहला मोड़, यह दूसरा मोड़, यह तीसरा मोड़, यानी तीसरा मोड़ हो जाएगा डी पर। फिर छठा मोड़, तो छठा मोड़ कहाँ होगा, ये तीसरा है। फिर चौथा, पांचवा और छठवां, छठे मोड़ पर वो जहाँ से चला था वहाँ पहुँच जाएगा। अब फिर कह रहा है आठवां मोड़, तो आठवां मोड़ कहाँ होगा, तो ये तो छठवां हो गया। फिर ये सातवां हो जाएगा और ये आठवां हो जाएगा। तो आठवां मोड़ जो होगा वह बिंदु सी पर होगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीसरे, छठे और आठवें मोड़ पर विस्थापन बताइए। आप बताइए कि विस्थापन कितना है और प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन पथों पर तय की गई दूरी कितनी है। आपको बताना है कि तीनों स्थितियों में चली गई दूरी कितना है और विस्थापन कितना है, ये भी आपको बताना है। तो देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, सोच रहे होंगे कि ये षटभुज क्यों बना दिए। तो आपको पता है
कि अगर हम यह जानना चाहें कि बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगे, तो बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल एक बिंदु पर अंकित होने वाला संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है, ये आपको पता है। और 60 अंश के कोण पर वो घूम रहा है, तो 60 अंश से अगर हम भाग दे देंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो ये 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रत्येक कोण 60 अंश दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर षटभुज का निर्माण किए हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब आपसे जो पूछा जा रहा था वो यही पूछा जा रहा था कि तीसरे, छठे और आठवें मोड़। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे मोड़ पर देखें। तीसरा मोड़ डी है, तो तीसरे मोड़ पर हमको विस्थापन बताना है। देखिए तीसरा मोड़ जो है वो ये है। तो विस्थापन का मतलब होता है कि जहाँ से चलना शुरू किया था और जहाँ जा कर के रुका, उनके बीच की जो सीधी दूरी होती है वही विस्थापन होता है। तो इसका मतलब कि तीसरे मोड़ पर जो विस्थापन होगा वह AD होगा। तीसरे मोड़ पर विस्थापन देखते हैं। तीसरे मोड़ पर विस्थापन, तीसरे मोड़ पर विस्थापन देखा जाए कि विस्थापन कितना है। तो देखिए विस्थापन का मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी। एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाए और फिर इसको मिला दिया जाए तो ये जो होता है षटभुज का केंद्र होता है। और षटभुज का जो केंद्र होगा, अगर यह दूरी 500 मीटर की होगी तो यह भी दूरी 500 मीटर, यह भी दूरी 500 मीटर, यहाँ षटभुज का निर्माण होता है। तो अगर इसको हम O मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो अगर ये दूरी 500 मीटर की है तो ये भी त्रिज्या है, ये भी 500 मीटर का होगा। तो तीसरे मोड़ पर विस्थापन का इसका मतलब हुआ AD, और AD की जो वैल्यू होगी वो 500 प्लस 500 हो जाएगी। तो 500 में हम 500 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर। यानी तीसरे मोड़ पर जो विस्थापन होगा वो 1000 मीटर होगा। अब तीसरे मोड़ पर चली गई दूरी या कुल लंबाई भी निकालें। तो अब देखें कि कुल लंबाई कितनी होगी तीसरे मोड़ पर। देखिए ये 500 मीटर, ये 500 मीटर, ये 500 मीटर। विस्थापन सीधे निकालते हैं, और जब दूरी निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार के पथ पे वो गति किया है। तो ये 500, ये 500, ये 500, तो ये हो जाएगा आपका। देखें इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1500 मीटर। कुल लंबाई जो होगी वो 1500 मीटर होगी। मतलब बल्कि यहाँ नीचे इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1500 मीटर। तो देखिए तीसरे मोड़ पर विस्थापन 1000 मीटर का होगा और कुल लंबाई जो होगी वो 1500 मीटर होगी। अब इसके बाद छठे मोड़ पर कह रहा है, तो देखते हैं छठे मोड़ पर क्या होता है। छठा मोड़, तो देखें छठे मोड़ पर, देखिए छठा मोड़ कहाँ है, तो छठा मोड़ तो यही है जहाँ से चला था वहीं है। तो जहाँ से चला था वहीं है, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला था उसी बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी शून्य हो जाएगी। तो छठे मोड़ पर विस्थापन जो होगा
यह विस्थापन शून्य हो जाएगा। और कुल दूरी पूछा जा रहा है, तो जरा देखिए कितनी बार दूरी जोड़ेंगे। तो अगर हमको कुल लंबाई ज्ञात करनी हो तो देखें कुल लंबाई क्या होगा। देखें ये 500 मीटर, ये 500 मीटर, ये 500 मीटर, ये 500 मीटर, ये भी 500 मीटर, ये भी 500 मीटर, यानी कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 500 मीटर में 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3000। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 × 500 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3000 मीटर। यानी छठे मोड़ पर विस्थापन तो शून्य होगा, लेकिन कुल चली गई दूरी जो होगी वो 300 मीटर के बराबर होगी। अब 8वें मोड़ की बात करनी है, तो अब हम देखें कि 8वें मोड़ पर क्या होगा। तो 8वें मोड़ पर जरा ध्यान पूर्वक देखें। 8वें मोड़ पर देखिए यहाँ से चला था और 8वें मोड़ पर यह पहुँच जाएगा बिंदु सी पर, ये सी पर पहुँच जाएगा। यानी अब हमको AC निकालना है, तो विस्थापन निकलेगा। A से C के बीच की दूरी निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर इस आकृति को हम देखें तो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और समांतर चतुर्भुज के लिए बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम हम अप्लाई करेंगे। अगर हमको AC ज्ञात करना होगा तो देखिए हम विस्थापन निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमको फार्मूला लिखना होगा। पहले AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस 2AB इंटू BC, और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक ना, ये बलों के समांतर चतुर्भुज के लिए फार्मूला है। ये हो जाएगा AB स्क्वायर। अभी तक जितने थे वो तो सीधे सीधे निकल जा रहे थे, लेकिन अब AC दूरी निकालने के लिए केवल ये फार्मूला है, दूसरा कोई तरीका आपके पास नहीं है। तो चलिए AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2AB इंटू BC, और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो देखते हैं, अब सबकी वैल्यू हम रख दें यहाँ पर, फिर देखें क्या मिल रहा है। तो AC स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर, फिर BC भी है 500, तो 500 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2AB के जगह पे 500, BC के जगह पे 500, और इसके बाद आपको cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो चलिए 1/2 कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ना क्या होगा। अब ये हो गया AC स्क्वायर इजकल टू, यहाँ देखिए ये है 500 का स्क्वायर प्लस ये भी है 500 का स्क्वायर, अब प्लस ये 500 इंटू 500, ये भी 500 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो 3 इंटू हो जाएगा 500 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर AC का मान हम निकालेंगे, स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, ये हो गया 3 और फिर ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर। तो अब AC इज इक्वल टू 3 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए, तो ये 1.732 आपको मालूम है 3 का वर्गमूल, और फिर 500 स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो 500 हो जाएगा, और फिर इनका हम गुणा कर दें तो यह मान जो है लगभग 866 मीटर के इक्वल होगा। इसका मतलब कि जब 8वें मोड़ पर पहुंचेगा वो मोटर चालक, तो उसके द्वारा जो हुआ विस्थापन है वो 866 मीटर के बराबर होगा। और कुल पथ की लंबाई भी पूछ रहा है, तो अगर पथ की लंबाई हमको ज्ञात करना हो तो देखिए वह 8 बार भुजा गया है, 6 बार 6 भुजा पार किया तो ए पर पहुंचा, 2 भुजा और आ जाएगा यानी 8 हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम 500 में 8 से गुणा कर देंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4000 मीटर। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा था कि तीसरे मोड़ पर, छठे मोड़ पर, आठवें मोड़ पर विस्थापन कितना होगा और फिर पथ की लंबाई यानी दूरी कितनी होगी। तो तीसरे मोड़ पर विस्थापन रहा 1000 मीटर और कुल लंबाई रही 1500 मीटर। छठे मोड़ पर विस्थापन 0 रहा और कुल लंबाई रही 300 मीटर। आठवें मोड़ पर कुल विस्थापन लगभग 866 मीटर हुआ और पथ की लंबाई जो हुई वो 4000 मीटर के बराबर हुई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है वर्षा का जल 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है। देखिए, वर्षा का जल ऊर्ध्वाधर नीचे के तरफ गिर रहा है। बरसात हो रही है ऊपर से नीचे के तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे के तरफ। यह हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि बरसात ऊर्ध्वाधर हो रही है, पानी सीधे ऊपर से नीचे आ रहा है। और किस वेग से आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड की वेग से। यानी रेन है, तो रेन की वेलोसिटी को हम VR लिख दे रहे हैं। रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो रेन की जो वेलोसिटी है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। और देखिए, कोई महिला उत्तर से दक्षिण के तरफ जा रही है। तो हालांकि बोर्ड में उत्तर ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा फिगर में, क्योंकि बरसात भी ऊपर से नीचे हो रहा है और महिला भी ऊपर से नीचे जाएगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। महिला क्षैतिज दिशा में जाएगी और बरसात ऊर्ध्वाधर होगा, तो इसका मतलब कि उसके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो इसलिए हम फिगर में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहे हैं केवल इस क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। इस क्वेश्चन के लिए हम इधर के तरफ मान लेते हैं उत्तर है और इधर के तरफ हम मान लेते हैं दक्षिण है। नहीं तो उत्तर हमेशा ऊपर के तरफ होता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, इसको याद रखे रहिएगा। अब देखिए क्या है, कोई महिला उत्तर से दक्षिण के तरफ, देखिए इधर से इधर के तरफ जा रही है, बरसात नीचे हो रहा है और महिला इधर से इधर के तरफ जा रही है और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। वो साइकिल चलाते हुए जा रही है। तो अब हम जो है यहाँ देखते हैं महिला की चाल, ठीक ना, और साइकिल चला रही है। तो साइकिल को बाइसिकल कहते हैं भाई। जो साइकिल की चाल होगी वही महिला की चाल होगी। तो साइकिल की चाल को हम VB से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और ये है 10 मीटर पर सेकंड। याद रखे रहिए। देखिए, ये पानी नीचे के तरफ जा रहा है और महिला जा रही है इधर के तरफ। अब देखें कि क्या होगा, उसे अपना छाता किस दिशा में रखना होगा। अब एक बात आप समझ लीजिए, जब वो साइकिल चला के जा रही है, तो जब साइकिल चलाएगी तो इसका मतलब कि वो गतिशील है, और गतिशील है तो नॉर्मली लोग करते क्या है कि छाते को पीछे की तरफ लगाते हैं। तो अगर पीछे की तरफ लगाएंगे तो पानी पूरा आकर के उसके मुंह पे ही गिरेगा। तो अब इसलिए उसको क्या करना होगा कि अब जो है छाते की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, छाता आगे की तरफ करना पड़ेगा। तो आगे की तरफ, क्योंकि साइकिल चला रही है, अगर वो साइकिल नहीं चला रही होती, एक जगह खड़ी होती तो छाता ऐसे ऊपर लेके रखी होती, लेकिन वो साइकिल चला रही है। तो जब साइकिल गतिशील है तो गतिशील होने के वजह से अब जो है उसको छाते को आगे की तरफ ऐसे करना होगा पानी को रोकने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसको छाता इस दिशा में लाना होगा, यानी ऊर्ध्व से अगर हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं
तो थीटा कोण पर उसको छाता को रखना होगा, हम ऐसा मान ले रहे हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि छाता उसको किस दिशा में रखना होगा। तो छाता किस दिशा में रखना होगा, तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण इधर के तरफ बनेगा। तो अब देखिए महिला का जो वेग है, महिला का वेग आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और बरसात हो रही है 30 मीटर पर सेकेंड, और महिला जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। तो अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा होगा। अब यहाँ से अगर हम त्रिभुज का निर्माण कर दें तो चलें ध्यान पूर्वक देखें, ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो अगर हम कोण का मापन, चूंकि यहाँ छाता है तो अगर हम मापन करें तो ये लंब हो जाएगा, और फिर जो है कोण के सामने की भुजा तो लंब होती है, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यह चीज़ जो है फिगर में बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, क्योंकि वो महिला गतिशील है। रुकी होती तो फिगर क्लियर होता, वो महिला गतिशील है, गतिशील होने की वजह से फिगर में बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं, कोण का मान ज्ञात करने के लिए नॉर्मली हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो उस स्थिति में चूंकि वो गतिशील है तो लंब जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा 30। गतिशील है, गतिशील नहीं होती तो लंब ये होता है। तो अब जो है ये tan थीटा इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अब आप 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इक्वल टू 0.33 के आसपास ये आएगा, 0.333 करके आएगा। तो हम आपको बता दें कि tan थीटा इक्वल टू ये 0.33 जो होता है यह tan 18 डिग्री 26 मिनट की ये वैल्यू होती है। 0.333 tan 18 डिग्री 26 मिनट की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो थीटा की वैल्यू 18 डिग्री 26 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह महिला जब आगे के तरफ बढ़ेगी ना, जब यह महिला साइकिल चलाते हुए आगे की तरफ चलेगी तो ऊर्ध्व से 18 डिग्री 26 मिनट का एंगल बना करके वो ऐसे सामने रखी रहेगी, तो जा करके जो है वो बरसात से बचेगी, और नहीं तो फिर भीग जाएगी। तो छाता लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, बरसात हो रहा है छाता लेके चल रहे हैं, ऐसे रखे हैं पीठ पर और पूरा शरीर भीग रहा है, तो इस तरह की गड़बड़ी लोग कर देते हैं। तो अब जो है ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है किसी लंबे हाल के छत 25 मीटर ऊंची है। छत 25 मीटर ऊंची दी गई है, यानी ये छत की ऊंचाई दी गई है, प्रक्षेप्य की ऊंचाई दी गई है, और एच की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 25 मीटर। और फिर देखिए क्या दिया हुआ है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी। तो अधिकतम क्षैतिज दूरी यानी क्षैतिज परास का मान आपसे पूछा जा रहा है, आर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है।
जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से बाल को फेंकी गई, वो बाल का प्रारंभिक वेग आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। तो सबसे पहले देखें, आपको यच की वैल्यू दी गई है और आपको मालूम है यच के लिए फार्मूला कि एच इज इक्वल टू प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त ऊंचाई का फार्मूला आपको बताया गया था। ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। हम रखते हैं सबकी वैल्यू और फिर देखते हैं एच के जगह पर 25 है, यू की वैल्यू 40 है, तो 40 है तो 40 का स्क्वायर करेंगे, 40 इंटू 40 हो जाएगा। और साइन थीटा हम लोगों को ज्ञात करना है, कोण का मान हमको अभी पहले ज्ञात करना है कि उस बाल को कितने एंगल का कोण बना करके फेंका गया था, पहले हमको ये देखना है। और नीचे हो जाएगा 2 और जी का हम मान हम लोग रखते हैं ये 9.8। चलिए अब जो है हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो देखें 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 20। और फिर देखें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये है 25 और 9.8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9.8, नीचे हो जाएगा 20 और फिर ये हो जाएगा 40। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो अब देखें हम जो है अगर 5 से कटावें तो देखिए ये 5 चौका 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 पचे 25। फिर 5 से इसको कटा दीजिए तो ये 8 हो जाएगा। अब फिर अगर 2 से हम ऊपर नीचे कटावें, देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो ये 2 हो गया और यहाँ हो जाएगा आपका 4.9। फिर देखें कि ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखें ऊपर हो गया 4.9 और नीचे हो गया 2 इंटू 8, ये हो जाएगा 16। अब अगर हमको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरे तरफ जाने के बाद ये वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.9 और नीचे हो जाएगा 16। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं हम, तो देखें 10 से गुणा करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, 49 और नीचे 16 इंटू 10 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम और देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, आपको पता ही है, और फिर ये 16 का स्क्वायर रूट जो है ये 4 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर रूट 3.16 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 और देखिए इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.64। अब जो है 7 को 12.64 से डिवाइड कीजिए तो ये वैल्यू लगभग 7 को 12.64 से डिवाइड कीजिए, ये वैल्यू 0.5534 के इक्वल आएगी। और अभी आपने देखा है कि 0.5534 की वैल्यू साइन 33.6 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन 33.6 डिग्री। अब अगर दोनों की तुलना कर लें हम लोग तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 33.6 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि उस बाल को
33.6 डिग्री का कोण बना करके फेंका गया था। तो अभी तो हम लोग ये निकालें, अब हम लोगों को ये निकालना है कि वह कितनी क्षैतिज दूरी गई। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था। तो चलिए, कितनी क्षैतिज दूरी तय की, यानी क्षैतिज परास आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम जो है आर की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो आपको क्षैतिज परास के लिए फार्मूला मालूम है, u स्क्वायर इजकल टू साइन 2 थीटा और अपान होता है जे। चलिए r की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की जो वैल्यू है वो 40 है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 और ये हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू 33.6 है, ये हो जाएगा 33.6 और अपान जी, जी की वैल्यू हम रख देंगे 9.8। फिर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो ये r इजकल टू 40 इंटू 40 करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू साइन 67.2 डिग्री के इक्वल होगा और नीचे हो जाएगा 9.8। फिर यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 1600 और साइन 67.2 डिग्री की वैल्यू यहाँ नोट किया गया है, ये वैल्यू जो है 0.9219 के इक्वल होती है, 0.9219 और फिर नीचे है आपका 9.8। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू, ज़रा देखें यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो अगर हम 2 जीरो को हटा दें, ध्यान दीजिए, अगर 2 जीरो यहाँ से हटा देंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद अगर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा और ये डेसिमल हट जाएगा। अब जो है यहाँ 16 का 921.9 में मल्टीप्लाई करना होगा और फिर 98 से डिवाइड करना होगा। तो अब देखें, जब 16 का 921.9 में मल्टीप्लाई किया गया तो ये 14,750.5 आया और फिर 98 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू जो है ये लगभग 150.5 मीटर के इक्वल आएगा। तो इस प्रकार जो क्षैतिज परास आपसे पूछा जा रहा था, ये क्षैतिज परास ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी, देखिएगा ये अधिकतम क्षैतिज दूरी यानी आर मैक्स की वैल्यू दी गई है और ये 100 मीटर दिया हुआ है। अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है वह खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, यानी कि अधिकतम ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। एच मैक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अधिकतम क्षैतिज दूरी दिया है और अधिकतम ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है। आपको मालूम है अधिकतम क्षैतिज परास के लिए हमने फार्मूला बताया था और ये फार्मूला था u स्क्वायर अपॉन जी, और फिर अधिकतम ऊंचाई के लिए भी हमने फार्मूला आपको बताया था और ये फार्मूला था u स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए एच मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एच मैक्स में आर मैक्स से हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा एच मैक्स अपॉन आर मैक्स इज इक्वल टू
ये यू स्क्वायर अपॉन 2g और आर मैक्स करेंगे जी ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। अब ये हो जाएगा एच मैक्स अपॉन आर मैक्स इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो अब यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आर मैक्स ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आर मैक्स अपॉन 2 और आर मैक्स की वैल्यू है 100/2, यानी ये हो जाएगा आपका 50 मीटर। तो अगर किसी पिंड के द्वारा अधिकतम क्षैतिज दूरी 100 मीटर की तय की जाती है तो उसके द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो 50 मीटर के इक्वल होती है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आज बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब जब नेक्स्ट टर्म आएगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की थियरी पढ़ेंगे। तो आज जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस भी करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।